सो हेलो एवरीवन, दिस इज सीए सानिध्य सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच फॉर ऑडिट एंड लॉ। सो आज अपन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। सो ये टॉपिक प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक कहीं ना कहीं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपके एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन तो आपको इंटरनल कंट्रोल का दिखेगा ही दिखेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता यार कि आपने एग्जाम दे दिया और इंटरनल कंट्रोल के ऊपर सवाल ना आए। तो जनरली एक क्वेश्चन तो आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स के ऊपर दिखेंगे ही दिखेंगे। और अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो यार इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज समथिंग दैट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ। मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऐसा है कि जो आप हमेशा देखते हो, जो आप हमेशा फील करते हो, आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से सराउंडेड हो, राइट। एंड लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेयर एवर यू गो कंट्रोल एग्जिस्ट, वेयर एवर यू गो कंट्रोल एग्जिस्ट। सो होता क्या है ये कंट्रोल? तो अगेन फाइनेंशियल टर्म्स में डिस्कस करने से पहले एक लेमन पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं कि सर कंट्रोल्स होता क्या है, इंटरनल कंट्रोल्स होता क्या है। एक बार लेमन पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आ गया ना, फिर फाइनेंशियल्स के अंदर कनेक्ट करेंगे उसे और फिर ऑडिटर की दुनिया में आएंगे और फिर बाकी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सर लेमन टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल्स एग्जैक्टली। तो देखो, अगर हम सिंपल सी बात करें तो यार आज के टाइम पे आप सबके पास मोबाइल फोन है। अब मेरा ये मोबाइल फोन अगर सपोज आपके हाथ में चला जाए तो क्या आप मेरा गैलरी तक एक्सेस कर पाओगे? क्या आप मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस एक्सेस कर पाओगे? क्या आप मेरा गैलरी तक एक्सेस कर पाओगे? क्या मोस्ट लाइकली नॉट। ऐसा क्यों? बिकॉज मेरे फोन में क्या लगा होगा? पिन लगा हुआ होगा। तो आप में से हर किसी ने क्या कर रखा है आज के जमाने पे कि अपने अपने मोबाइल फोन में पिन सेट कर रखा है। कुछ लोगों ने तो और भी एडवांस्ड लेवल के कंट्रोल सेट कर रखे हैं, वहां पे फिंगर रेटिना सेट कर रखा है, कोई पैटर्न सेट कर रखा है, एक कंट्रोल सेट कर रखा है। बिकॉज कहीं ना कहीं आपके फोन के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और आप नहीं चाहते हो कि किसी दूसरे बंदे के हाथ में वो इंफॉर्मेशन लगे। इसलिए आपने क्या कर दिया, अपने फोन के अंदर एक कंट्रोल सेट कर दिया कि अगर आपका फोन किसी को मिल भी जाए तो वो आपका प्राइवेट इंफॉर्मेशन एक्सेस ना कर पाए। तो व्हाट यू हैव डन इज यू हैव सेट अप ए कंट्रोल एंड यू हैव जस्ट ट्राइड टू प्रोटेक्ट योर पर्सनल डाटा, टू प्रोटेक्ट योर सेंसिटिव डाटा। तो वो क्या हो गया? वो एक कंट्रोल हो गया, वो इंटरनल कंट्रोल हो गया जो आपने इंप्लीमेंट करा है टू सेव गार्ड योर इंपोर्टेंट डाटा, राइट। वो एक कंट्रोल हो गया। आप जब घर से बाहर निकलते हो तो घर से बाहर निकलते वक्त आप क्या करते हो सर? और अपने घर के अंदर ताला मार के जाते हो, है ना। तो पहले वो जो ताला होता था वो पुराना जमाने का होता था, आज वो एडवांस्ड लॉक्स में कन्वर्ट हो गया है। बट पहले भी लॉक्स लगते थे, अब भी लॉक्स लगते हैं। वो लॉक क्यों लगता है? उस लॉक का ऑब्जेक्टिव क्या है? उस लॉक का ऑब्जेक्टिव ये है कि कहीं कहीं चोर आकर, जब आप ना रहें, कहीं कहीं कोई चोर आकर ऐसा ना हो कि आपके घर से सामान चोरी कर ले। उसके अलावा ज्यादातर आजकल जितने भी बिल्डिंग्स होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, तो वहां सिक्योरिटी गार्ड भी होता है, वहां सीसीटीवी कैमरास भी लगे होते हैं। मतलब कहने का मतलब होता है कि वहां पे एडिशनल लेयर ऑफ कंट्रोल लगा हुआ होता है। अगेन ऑब्जेक्टिव वही है कि एक अनऑथराइज्ड बंदा बिल्डिंग में एंटर ना कर जाए, एक अनऑथराइज्ड बंदा अपार्टमेंट में एंटर ना कर जाए। सो दैट इज वाई वहां पे क्या होता है कि गार्ड बैठा होता है जो हर बंदे की आइडेंटिटी क्या करता है, हर बंदे की आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है और उसके बाद उनको अंदर एक्सेस देता है। लेकिन वो तो एक मैनुअल कंट्रोल हो गया। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरास भी लगा होता है कि बाद में पता भी चल जाए कि भाई किन लोगों की एंट्री हुई थी। अगर कल को चोरी भी हो जाए तो सीसीटीवी कैमरा फुटेज देखकर पता चल जाए कि किन लोगों ने एंट्री किया था। तो वो भी क्या है सर? कंट्रोल्स है। वो भी क्या है? कंट्रोल्स है जो उस अपार्टमेंट के अंदर लगाया गया है, उस बिल्डिंग के अंदर लगाया गया है। आप जहां जाते हो आपको वहां कंट्रोल दिखाई देता है, जहां जाते हो। आप अगर एक ट्रेन का टिकट खरीदते हो एंड सपोज यू वांट टू ट्रेवल फ्रॉम गुवाहाटी टू दिल्ली, सो इन दैट वेरी सिनेरियो क्या होगा? इन दैट वेरी सिनेरियो आप एक टिकट परचेज करोगे और वो टिकट आपको लेकर साथ में जाना पड़ेगा। आपका आईडी भी आपके पास होना पड़ेगा, आपका टिकट भी आपके साथ होना पड़ेगा। तो वहां पे क्या होगा कि जो टीटी है वो आकर वेरीफाई करेगा कि आपके पास टिकट है कि नहीं है, आपके पास आईडी है कि नहीं है। और अगर आप बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे हो तो आपके ऊपर वो पेनल्टी लगा सकता है। तो वो क्या है? एक कंट्रोल है। वरना क्या होगा कि हर कोई व्यक्ति बिना टिकट्स लिए ट्रेन में ट्रैवल करने लग जाएगा। सिमिलरली आप देखते हो कि बसेस के अंदर कंट्रोल्स लगे हुए हैं, फ्लाइट्स के अंदर तो यार इतने एडवांस्ड लेवल के कंट्रोल्स होते हैं। वहां तो अगर आपके पास फ्लाइट का टिकट नहीं होगा और आईडी कार्ड नहीं होगा तो बाहर से गार्ड आपको अंदर एंट्री तक नहीं देगा। अगर आप एंट्री ले लेते हो तो फिर आपकी बैगेज की चेकिंग करेंगे वो लोग कि कहीं आप
आप कुछ हजार्डियस गुड्स लेकर नहीं आए हो। उसके बाद आपकी पर्सनल चेकिंग भी करेंगे वो लोग कि आप कहीं कुछ हजार्डियस वेपन वगैरह तो लेकर नहीं आए हो। फिर अंदर टिकट्स की दोबारा चेकिंग होगी, फिर अंदर आईडीज की दोबारा चेकिंग होगी। तो वो सारी चीजें होने के बाद आपको उस एयरपोर्ट के अंदर, उस फ्लाइट के अंदर एक्सेस मिलेगा। तो वहां कितने एडवांस लेवल ऑफ कंट्रोल्स होते हैं। तो वो भी क्या है सर, कंट्रोल्स है। अब अगर मैं आपको बोलूं, आपसे पूछूं, सर आपको क्या लगता है आप ज्यादा सेफ रेलवे स्टेशन में फील करते हो या ज्यादा सेफ आप एयरपोर्ट में फील करते हो? अगर मैं आपसे पूछूं कि कहां ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि टेररिस्ट क्या कर सकें, अटैक कर सकें, विच इज मोर वर्नरेबल, कहां ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि टेररिस्ट अटैक कर सकें, रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट्स? तो आप बोलोगे सर रेलवे स्टेशन, बिकॉज रेलवे स्टेशन में कंपैरेटिवली जो कंट्रोल्स होता है वो एयरपोर्ट के मुकाबले वीक होता है। लेकिन जब आप एयरपोर्ट्स की बात करते हो तो कहीं ना कहीं हमें देखकर एश्योरेंस मिलता है कि यार एयरपोर्ट में तो कंट्रोल्स बहुत अच्छा है, वहां तो मैनुअल कंट्रोल्स भी लगा है, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स भी लगा है, हर तरीके के कंट्रोल्स हैं। और कहीं ना कहीं अपने को ज्यादा एश्योरेंस मिलता है कि यार एयरपोर्ट में कुछ गड़बड़ होने के चांसेस कम है। हालांकि कंट्रोल हैज इट्स ओन लिमिटेशंस। आपने जो फोन में लॉक लगा रखा है उसके बाद भी हो सकता है कि कोई बंदा आपके फोन को एक्सेस कर जाए, अगर उसको आपका पिन पता चल जाए, अगर उसको आपका पैटर्न पता चल जाए। तो कंट्रोल का अपना लिमिटेशंस है ना। लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं एयरपोर्ट में ज्यादा एश्योरेंस मिलता है कंपेयर टू ए रेलवे स्टेशन। क्लियर है। सिमिलरली आप जाओगे लेट अस से बिग बाजार के अंदर, तो अगर आप बिग बाजार के अंदर जाओगे, आप विशाल मेगा मार्ट के अंदर जाओगे, आप कहीं भी शॉपिंग करने जाओगे पैंटालून्स वगैरह में, सो इन दैट वेरी सिनेरियो वहां तो क्या होता है कि सब कुछ सेल्फ होता है। आप सेल्फ बेसिस में टी शर्ट्स उठा सकते हो, देख सकते हो पसंद आ रहा है कि नहीं, आप डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को खरीदना है कि नहीं खरीदना। तो वहां पे एक पॉसिबिलिटी बनती है ना कि आप गए, कोई देख तो रहा नहीं है, काम किया, 3-4 शर्ट निकाले और पॉलिथीन में डाला और लेकर निकल गए भाई काउंटर से जयराम जी की। पे क्यों करना? ऐसा क्यों नहीं कर पाते? इसलिए नहीं कर पाते सर, एक तो वहां गार्ड्स बैठे हैं, गार्ड से बच भी जाओ सर तो वहां सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। चलो सीसीटीवी कैमरास भी हर कोई नहीं देखता, लेकिन एक दिक्कत और आती है सर कि अगर कल को हम वो पैकेट्स लेकर बाहर चले भी जाए, हमने बिल नहीं कराया, तो वहां पे ना वो अलार्म बजने लगता है। अलार्म क्यों बजने लगता है? बिकॉज उन्होंने अपने आइटम्स के अंदर ना वो मेटल टैग डिटेक्टर्स लगा रखा होता है। तो वो जो मेटल टैग डिटेक्टर्स लगा रखा होता है उसका पर्पज क्या होता है कि अगर कोई अनऑथराइज्ड व्यक्ति बिना सेल्स डिपार्टमेंट के पास गए, बिना बिलिंग कराए अगर बाहर निकले, तो वो सिस्टम उनको अलर्ट दे दे। तो वो क्या है, वो उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन जिसने पे नहीं करा है, जिसने पेमेंट नहीं करा है, वो क्या ना करे, सामान लेकर चला ना जाए। अगर आपने एक टी शर्ट परचेज कर लिया, टी शर्ट 5,000 रुपए का है, अगर आप उसे 2,000 रुपए दोगे शॉपकीपर को तो वो नहीं लेगा। सबसे पहले उनका जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो क्या करेंगे, एक बारकोड लगा होगा, उस बारकोड को स्कैन करेंगे और ये वेरीफाई करेंगे कि आपने जो सामान परचेज करा है उसका एग्जैक्ट प्राइस क्या है उनके प्राइस लिस्ट में। वो जब प्राइस मैच हो जाएगा उसके बाद वो ये वेरीफाई करेंगे कि क्या आप एग्जैक्ट उतना पेमेंट कर देते हो, वेदर यू आर डूइंग इन कैश और यू आर डूइंग थ्रू कार्ड। अगर आप कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो वो देख लेंगे कि भाई आप उनके पास जो पेमेंट है वो रिसीव हो गया है क्या, ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हो गई है क्या। ये सब कुछ इंश्योर करने के बाद आपको वो शर्ट उस पॉलिथीन में देंगे एंड अकॉर्डिंगली यू कैन एग्जिट। तो वो उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। आज अगर हम बात करें तो यार सोच के देखो कि आज की तारीख में हर किसी के पास एटीएम कार्ड है, हर किसी के पास डेबिट कार्ड है, हर किसी के पास क्रेडिट कार्ड है, हर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है। बट राइट, रिस्क भी है, बट स्टिल एवरीवन यूज, बिकॉज कहीं ना कहीं बैंक ने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स लगा रखे हैं। आपको पता है कि भाई आप जब उस कार्ड को यूज करोगे तो सबसे पहले बैंक आपके नंबर पे ओटीपी देगा। अगर आप उस ओटीपी को एंटर करोगे तभी वो आपको क्या करेगा, आगे एक्सेस देगा। अगर आपका एक एटीएम कार्ड है तो वहां पे ग्रिड वैल्यूज होंगे, वहां पे नंबर्स होंगे, आप सब कुछ एंटर करोगे, आपका रिकॉर्ड मैच कर जाएगा, नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड मैच कर जाएगा, तभी आप आगे जाके क्या कर सकोगे, पेमेंट कर सकोगे। तो वो सारा कंट्रोल्स बैंक ने लगा रखा है टू गिव ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू इट्स कस्टमर्स। अगेन उस कंट्रोल का लिमिटेशन हो सकता है कि कल को आपका फोन भी चोरी हो गया, आपका कार्ड भी चोरी हो गया, तो फिर कुछ नहीं कर सकते, राइट। बट कहीं ना कहीं वो एक कंट्रोल है जो बैंक ने लगा रखा है। आज आप जो पैसा है, अगर आपके पास कुछ पैसे रखे हैं तो घर में रखना ज्यादा सेफ फील करते हो या बैंक अकाउंट में डाल के रखना ज्यादा सेफ फील करते हो? बैंक अकाउंट में डाल के रखना ज्यादा सेफ फील करते हो, बिकॉज हमें कहीं ना कहीं अपने घर के कंट्रोल्स में भरोसा नहीं है, लेकिन हमें बैंक के कंट्रोल्स में ज्यादा भरोसा है। सो दैट इज वाई हम क्या करते हैं सर कि बैंक अकाउंट में पैसा डाल के रखना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कंट्रोल्स दैट वी सी इन आवर डे टू डे लाइफ। इनफैक्ट कंट्रोल आज से थोड़ी चला आ रहा है, कंट्रोल तो सदियों से चला आ रहा है। आप सोच के देखो यार, रामायण के जमाने पे चले जाओ तो रामायण के जमाने पे रावण ने क्या कंट्रोल्स लगाया था यार, मतलब उस बंदे का तो फैन हूं मैं, क्या कंट्रोल्स लगाया था रावण ने।
आप सोचो लंका में कोई एंटर ना कर सके, उसके लिए कितने सारे राक्षस थे जो लंका को प्रोटेक्ट करते थे। वो बड़े बड़े वाल्स थे, वो समुंदर था जो प्रोटेक्ट करते थे, और उन सारे कंट्रोल्स को तोड़कर राम जी को एंटर करना पड़ा था लंका। सो रावण ने भी क्या कर रखा था, इतना सारा कंट्रोल्स लगा रखा था। सो कंट्रोल्स तो क्या है, सदियों से एग्जिस्ट करता आ रहा है। और आप सोच के देखो इस कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है, हर किसी का अपना अलग ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे मैंने जो फोन में कंट्रोल लगाया है, तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू प्रोटेक्ट माई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, टू प्रोटेक्ट माई एसेट। घर में जो कंट्रोल्स लगा है, अगेन उसका ऑब्जेक्टिव है टू सेव गार्ड दी एसेट्स, राइट। जब मैं आपको क्लासेस सेल करता हूं तो मुझे हर मंथ क्या करना पड़ता है, जीएसटी की पेमेंट करनी पड़ती है। अगर मैं जीएसटी का पेमेंट नहीं करूंगा तो मेरे ऊपर फाइन लग जाएगा, मेरे ऊपर पेनल्टी लग जाएगा। तो मैंने एक अलग से चार्टर्ड हायर कर रखा है, ऑल्दो आई एम माई सेल्फ ए चार्टर्ड, बट जनरली आई डोंट डील इन द टैक्स मैटर्स। तो मैंने एक अलग से चार्टर्ड हायर कर रखा है, और उस चार्टर्ड को मैं अपना फाइल देता हूं, और वो चार्टर्ड इंश्योर करता है कि हर महीने मेरा जीएसटी का पेमेंट टाइमली चला जाए। तो वो भी मैंने क्या कर रखा है, अपना एक कंट्रोल डिजाइन कर रखा है टू एंश्योर कि मैं लॉज एंड रेगुलेशंस क्या कर रहा हूं, कंप्लाई कर रहा हूं। तो कंट्रोल से समथिंग कि हमें डे टू डे लाइफ में हर जगह देखने को मिलता है। सिमिलरली हर ऑर्गेनाइजेशन, हर एंटिटी अपने कंट्रोल्स लगाती है। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर एंटिटी क्या करती है, अपने कंट्रोल्स लगाती है। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक प्रोसेस है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक प्रोसेस है जिसको डिजाइन किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है और मेंटेन किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक प्रोसेस है जिसको डिजाइन किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है और मेंटेन किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा। मेंटेन किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है, डिजाइन किया जाता है दो स्टार्स विद गवर्नेंस के द्वारा, और साथ ही साथ जो भी अदर पर्सनल्स ऑपरेट कर रहे हैं विद इन द एंटिटी, जो भी एम्प्लॉइज हैं, ये सारे लोग मिलकर कंट्रोल को डिजाइन करते हैं, कंट्रोल को इंप्लीमेंट करते हैं, कंट्रोल को मेंटेन करते हैं। हर एंटिटी का अपना सेट ऑफ कंट्रोल होता है, हर एंटिटी अपने सेट ऑफ कंट्रोल्स डिजाइन करती है। आप देखोगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको ज्यादा कंट्रोल मिलेगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको कम कंट्रोल मिलेंगे। अगर एक छोटी सी सोल प्रोप्राइटरशिप है तो आपको शायद इतना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम दिखाई नहीं देगा, वहां तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज भी नहीं होगा। वो एक ही लाला है, वही लाला सारा काम कर रहा है, कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा, कोई गार्ड भी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब कंट्रोल्स के नाम पे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम एक कंपनी में जाएंगे तो वहां कंट्रोल्स कंपैरेटिवली अपने को ज्यादा मिलेगा। वहां सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होगा, वहां एक गार्ड भी होगा, वहां उनका आईटी सिस्टम भी स्ट्रांग होगा, वहां उन्होंने अकाउंटेंट भी रख रखा होगा, वहां उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रख रखा होगा, वहां उन्होंने लॉयर भी रख रखा होगा। सो उन लोगों ने कंट्रोल्स ज्यादा अच्छे लगा रखे होंगे, कंट्रोल ज्यादा स्ट्रांग लगा रखे होंगे। अगर आप राशन दुकान में जाते हो, ग्रोसरी शॉप में जाते हो, तो अगेन आपको वहां पे दिखाई देगा कि कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है, कोई गार्ड भी नहीं है। लेकिन आप बिग बाजार में वही राशन परचेज करने चले जाओ तो वहां पे आपको गार्ड दिखाई देगा, वहां पे आपको सीसीटीवी कैमरास दिखाई देंगे, वहां पे आपको मैटर टैक्स सिस्टम दिखाई देगा। तो हर एंटिटी के अपने सेट ऑफ कंट्रोल्स होते हैं, कहीं ज्यादा होता है, कहीं कम होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। और नॉर्मली वो जो कंट्रोल्स होते हैं उनके कुछ कॉमन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है। जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, वो क्या होता है, टू सेफ गार्ड देयर एसेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, टू एंश्योर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, कि उनका कामकाज अच्छे से चलता रहे, है ना, उनका कामकाज अच्छे से चलता रहे, कामकाज चलने में कहीं कोई दिक्कत ना आए, टू एंश्योर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस, टू एंश्योर कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस, कि आज की तारीख में इतने सारे लॉज एंड रेगुलेशंस का कंप्लायंस है, और अगर लॉ रेगुलेशन कंप्लाई नहीं किया तो कल को गवर्नमेंट पेनल्टी लगा सकती है, कल को गवर्नमेंट की तरफ से कंपनी बंद करने का ऑर्डर आ सकता है। तो कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन वो भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। टू एंश्योर रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की रिक्वायरमेंट है, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो अच्छी कंपनियां क्या करती हैं, दे हायर प्रॉपर अकाउंटेंट्स, दे हायर प्रॉपर अकाउंटेंट्स हु आर वेल वर्स्ड विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, who have proper knowledge of the financial framework, who have proper knowledge of law, who have proper knowledge of regulations, who have proper knowledge of the schedule 3, who have proper knowledge of all the accounting terminologies। और उन बंदों को काम असाइन किया जाता है कि आप हमारे लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाइए ताकि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर यूजर्स रिलाई कर पाए। तो वो क्या है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का एक ऑब्जेक्टिव है। उन लोगों ने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इंप्लीमेंट कर रखा होता है कि भाई कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कोई गड़बड़ घोटाला ना हो जाए। उन लोगों ने अच्छे अच्छे अकाउंटेंट्स हायर कर रखे होते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का सिस्टम बनाए रखा होता है ताकि उनकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलायबल हो, ताकि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर यूजर्स रिलाई कर पाए। तो घुमा फिरा कर जितने भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं सबका ये कॉमन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है।
right? That is to safeguard their assets, to ensure compliance of laws and regulation, to ensure reliability of financial reporting, and to ensure efficiency and effectiveness of operations. वो बात अलग है कि किसी एंटिटी में आपको कंट्रोल ज्यादा दिखाई देगा, किसी एंटिटी में आपको कंट्रोल कम दिखाई देगा. एज ए ऑडिटर हमारे लिए कंट्रोल्स का क्या रेलिवेंस होता है? एज ए ऑडिटर व्हाट इज द रेलिवेंस फॉर अस ऑफ द कंट्रोल? देखो भाई, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है. जैसे फॉर एग्जांपल आप घर में पैसा रखने से डरते हो, बट बैंक में पैसा रखने पर आप सेफ फील करते हो बिकॉज वहां कंट्रोल स्ट्रांग है ना? तो उसी तरीके से जब अपन ऑडिट करने जाते हैं, व्हेन वी गो टू द ऑडिट, एक होता है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन में गया, मैंने देखा कि भाई कंट्रोल्स एग्जिस्ट नहीं कर रही, ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं कर रही, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नाम की कोई चीज नहीं है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, अच्छे अकाउंटेंट्स हायर नहीं करे हुए, सीसीटीवी कैमराज नहीं है, गार्ड्स नहीं है. मतलब मैं क्या देखूंगा? रिस्क इज वेरी वेरी हाई. यहाँ पे तो रिस्क बहुत ज्यादा है, यहाँ पे तो फ्रॉड होने की संभावना बहुत ज्यादा है, यहाँ तो मुझे ज्यादा काम करना पड़ेगा. मैं ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले भी सोचूंगा भैया इस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल ही नहीं है, तो देयर आर हाई चांसेस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स माइट बी मैनिपुलेटेड. सो ऑडिट एक्सेप्ट करूं कि नहीं करूं? और अगर ऑडिट करता हूं तो कहीं ना कहीं मेरे को ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होंगे बिकॉज यहाँ रिस्क बहुत ज्यादा लग रहा है मेरे को, बिकॉज कंट्रोल अच्छा नहीं है. लेकिन ऑन द अदर हैंड, ऐसे अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का मैं ऑडिट करने जाता हूं और मैं देखता हूं यार ये कंट्रोल्स बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड कंट्रोल, सीसीटीवी कैमरास, मैटर टैग डिटेक्टर्स, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज. जिन लोगों ने अकाउंट्स बनाया है ना, उन लोगों को मुझसे ज्यादा नॉलेज है. मतलब आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, और जिन लोगों से उन्होंने अकाउंट्स बनवाए हैं अपने, दोज पीपल आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैविंग 20 years ऑफ एक्सपीरियंस. इतना ज्यादा नॉलेज है उनको, इतना ज्यादा अनुभव है उनको. तो कहीं ना कहीं मैं एक रिलायंस प्लेस करूंगा यार, यहाँ इन कंपनीज का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, ये बहुत ही रिलायबल है. कहीं ना कहीं जो बैलेंस शीट है, P&L है, ये रिलायबल है, मैं इस पर भरोसा कर सकता हूं. तो एज ए ऑडिटर मैं क्या करूंगा? वहां ज्यादा भरोसा एक्सरसाइज करूंगा, बिकॉज मुझे लग रहा है कि उस एंटिटी के अंदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है. तो मैं क्या करने वाला हूं? मैं ज्यादा भरोसा एक्सरसाइज करने वाला हूं उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर. दैट इज गोइंग टू बी द इंपैक्ट ऑफ कंट्रोल्स. कि एज ऑडिटर जब मैं ऑडिट करने जाऊंगा, अगर मैं देखा कि एक राम श्याम की कंपनी है और वो दोनों जो बंदे हैं वो मिलकर क्या करते हैं, सारा काम का संभाल लेते हैं, कोई सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नाम की चीज नहीं है, कोई प्रॉपर कंट्रोल्स नहीं है, अकाउंटेंट्स अच्छे हायर्ड नहीं है, तो भैया मुझे वहां क्या लग रहा है? सब गोलमाल है, सब गोलमाल है. या फिर अगर मैंने देखा कंट्रोल्स तो है बट कंट्रोल्स किसी काम के नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो मुझे लगेगा कि रिस्क बहुत ज्यादा है. लेकिन अगर मैं ऑडिट करने गया, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग आईबीएम को ऑडिट करने जाते थे, तो बिलीव मी, जब हम लोग आईबीएम को ऑडिट करने जाते थे यार, उनका कंट्रोल्स इतना शानदार होता था, इतना शानदार होता था कि प्रैक्टिकली ऑडिट करते वक्त अपन सोच रहे होते थे कि यार इनमें कमी निकाले तो कैसे निकालें, बिकॉज उनका कंट्रोल्स इतना अच्छा होता था. सो दैट इज वाई दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अपन जब बड़ी कंपनीज को ऑडिट करने जाते हैं, रिलायंस है, मारुति है, तो जनरली क्या होता है यार, उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है. तो अपन क्या करते हैं, जनरली चीजों पर रिलाई कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं. समझ रहे हो? सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल. एंड इंटरनल कंट्रोल हर किसी ऑडिटर के लिए क्या है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है. अगर मैं इंटरनल ऑडिट कर रहा हूं, तो इंटरनल ऑडिट करते वक्त तो ऑब्वियसली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करना मेरी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वहां पे, कि मेरे को देखना होता है कि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो अच्छा है या नहीं है. लेकिन अगर मैं स्टैट ऑडिट भी कर रहा हूं, तब भी सबसे पहले जब मैं ऑडिट करने जाऊंगा ना, बिलीव मी, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग नहीं करूंगा, मैं वाउचिंग वेरिफिकेशन नहीं करूंगा, मैं सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं करूंगा. मैं सबसे पहले जब ऑडिट करने जाऊंगा, मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करूंगा, मैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखूंगा कैसा है. बिकॉज अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा निकल गया, अगर मुझे इस बात का एश्योरेंस मिल गया कि उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छा है, तो मेरे ऑडिट का जो आधा बर्डन है वो खत्म हो जाएगा. मैं अकॉर्डिंगली अपना सैंपलिंग साइज कम रख सकता हूं, अपना मैटरलिटी लेवल थोड़ा सा ज्यादा बना के रख सकता हूं, और कम टाइम में ऑडिट कंप्लीट कर सकता हूं. लेकिन अगर मैं ऑडिट करने गया और मुझे वहां पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में गड़बड़ी दिखाई दे दी, देन इन दैट वेरी सिनेरियो में अपना सैंपलिंग का साइज ज्यादा कर दूंगा, मैं अपनी ऑडिट चेकिंग ज्यादा इंक्रीज कर दूंगा, मैं और ज्यादा डिटेल्ड चेकिंग करने लगूंगा. So that is the significance of internal control system in case of my audit. That is the significance of internal control system in case of my audit. I believe मोटा मोटी रूप में चीजें क्लियर हुई होंगी. अभी और चीजें क्लियर होंगी, थोड़ा सा टाइम दो आप मुझे, ठीक है? तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का ना एक डेफिनेशन है जो ऐसे 315 में दिया है. कहां दिया है? ऐसे 315 में दिया है. तो आई बिलीव कि अभी तक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस में अपन ये डेफिनेशन देख सकते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का. ऐसे 315 का नाम क्या था? क्या था? आइडेंटिफाइंग द रिस्क या अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी. आइडेंटिफाइंग द रिस्क था,
ये अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी था, क्या नाम था सर? याद नहीं आ रहा, कुछ लंबा चौड़ा नाम था, याद कर लो क्या था। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्या था? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो ऐसे 315 के अंदर ये डेफिनेशन दिया है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का, दैट सेज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक प्रोसेस है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है सर? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक प्रोसेस है जिसको डिजाइन किया गया है, इंप्लीमेंट किया गया है और मेंटेन किया गया है किसके द्वारा? मैनेजमेंट के द्वारा, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के द्वारा एंड अदर पर्सनल विद इन द एंटिटी, मतलब जो एम्प्लॉइज वगैरह हैं। ऑब्वियस सी चीज है ना यार, कंट्रोल नॉर्मली कौन डिजाइन करने वाला है? मैनेजमेंट डिजाइन करने वाला है या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस डिजाइन करने वाला है, राइट। और उनको इंप्लीमेंट कौन करने वाला है? नॉर्मली उनके एम्प्लॉइज करने वाले हैं। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है? एक प्रोसेस है जिसको डिजाइन किया गया है, इंप्लीमेंट किया गया है, मेंटेन किया गया है बाय द मैनेजमेंट, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस एंड अदर पर्सनल विद इन द एंटिटी टू गिव रीजनेबल एश्योरेंस रिगार्डिंग। देखो एक फॉर्मूला भी बनाया मैंने आपके लिए याद रखने के लिए, बहुत सिंपल है, लेकिन पहले लॉजिकली जो हमने एग्जांपल्स के थ्रू समझा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या था? एक प्रोसेस था, दैट वाज अ प्रोसेस दैट वाज डिजाइन, इंप्लीमेंटेड, मेंटेन्ड बाय दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल विद इन द एंटिटी। और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या कभी एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे पाएगा कि एंटिटी में फ्रॉड नहीं होगा, एसेट्स की चोरी नहीं होगी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलायबल रहेगा? नहीं भैया, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाएगा। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सिर्फ और सिर्फ क्या कर पाएगा? रीजनेबल एश्योरेंस दे पाएगा। आपको याद होगा, अगर आपने पुराण वगैरह फॉलो करा है, तो पुराने जमाने में ना एक राक्षस था, हिरण्यकश्यप, इफ यू डोंट नो, तो उसने ना भगवान से वरदान मांगा था कि मुझे अमरता का वरदान चाहिए। भगवान ने बोला बेटा अमरता का तो वरदान नहीं मिल सकता, तू बता तुझे और क्या चाहिए। तो उसने बोला भगवान मुझे वरदान चाहिए कि ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात को मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम को मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना इंसान से मरूं, ना भगवान से मरूं। एंड अकॉर्डिंगली भगवान ने उसे क्या कर दिया? आशीर्वाद दे दिया। एंड ही वॉज लाइक अरे और मैं तो अमर हो गया, बिकॉज मैंने क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाया है यार अपने लिए, ना दिन में मर सकता हूं, ना रात में, ना शाम में, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना भगवान से, ना इंसान से, तो कोई तो मुझे मार ही नहीं सकता। तो फिर विष्णु जी वहां पे नरसिम्हा का अवतार लेकर आए थे, जो आधे नर थे एंड आधे दानव थे, एंड जिन्होंने उन्होंने संध्या के टाइम में मारा था, दैट पार्टिकुलर मोमेंट जो ना दिन होता है, ना रात होता है, ना शाम होता है, और अपनी नाखूनों से मारा था, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वहां भी क्या हो गया? टूट गया। मतलब कभी भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो दे ही नहीं सकता, चाहे कितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो। So that is why ये जो process है, this is going to be designed, implemented and maintained by management, those as governance and other personnel within the entity to give a reasonable assurance regarding efficiency and effectiveness of operations, compliance of laws and regulations, safeguarding of assets, reliability of financial reporting. Mainly 4 पॉइंट एड्रेस किया हुआ डेफिनेशन के अंदर, जिसको आप याद कर सकते हो, to give reasonable assurance regarding कारो। किसके बारे में reasonable assurance देना है? कारो के बारे में reasonable assurance देना है। What is कारो? C से compliance of laws and regulations, A से assets, that is safeguarding of assets, R से reliability of financial reporting, O से operations, that is efficiency and effectiveness of operations. तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंटरनल कंट्रोल का डेफिनेशन क्या होता है, तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक प्रोसेस है जिसको डिजाइन किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है बाय द मैनेजमेंट एंड दोस चार्जेस गवर्नेंस एंड द अदर पर्सनल्स विद इन द एंटिटी टू गिव रीजनेबल एश्योरेंस रिगार्डिंग कारो। सी से कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस, ए से एसेट सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, आर से रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ओ से ऑपरेशंस, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये क्या हो गया सर? मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हो गया, मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हो गया। अब देखना, एक चीज ध्यान से सुनना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, और एज ए ऑडिटर हम क्या करते हैं? जाकर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। आपको याद होगा कि ऐसे 315 के अंदर इनफैक्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। अगर आपने अभी तक ऐसा 315 नहीं करा है, तो ऐसा 315 के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं कि बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, 315 एंड 330 के अंदर देखते हैं, बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम द ऑडिटर शैल डिसाइड द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ए सब्सटेंसिव प्रोसीजर। इसका क्या मतलब है कि एज ऑडिटर में जाऊंगा और एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझूंगा। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है तो सब्सटेंसिव प्रोसीजर कम परफॉर्म करूंगा, सैंपलिंग साइज कम रखूंगा। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम खराब है तो वहां पे ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करूंगा, सब्सटेंसिव प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करूंगा, सैंपलिंग साइज ज्यादा रखूंगा। तो उतना ज्यादा सिग्निफिकेंस है कंट्रोल्स का। लेकिन फिर भी ना, कभी भी स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के अंदर
कभी भी स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के अंदर ऑडिटर के ऊपर कोई रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले डाउन नहीं की गई थी अपॉन इंटरनल कंट्रोल्स। सिर्फ इतना बोला गया था कि ठीक है, जाना ऑडिट करने जाना, इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ले लेना, इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ले लेना। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं बोला गया था कि यू हैव टू रिपोर्ट अपॉन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, राइट। लेकिन जब नया कंपनीज एक्ट आया, कंपनीज एक्ट 2013, तो कहीं ना कहीं ऐसा नीड फील हुआ कि देयर इज अ नीड कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर रिपोर्ट करना ऑडिटर के लिए मैंडेटरी बना देना चाहिए, कि इट इज मैंडेटरी फॉर द ऑडिटर टू रिपोर्ट अपॉन द इंटरनल कंट्रोल्स एंड स्पेशली दोज कंट्रोल्स दैट आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल एक्सपेक्ट्स, बिकॉज हमारा जो ऑडिट होता है वो फाइनेंशियल एक्सपेक्ट्स पे होता है। इंटरनल कंट्रोल तो बहुत ही ब्रॉड टर्म है, इट में इंक्लूड द फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल एक्सपेक्ट्स, लेकिन हमारा जो ऑडिट होता है वो फाइनेंशियल एक्सपेक्ट्स में होता है। तो कहीं ना कहीं एक नीड फील हुई कि भैया ऑडिटर के ऊपर एक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ले डाउन कर देनी चाहिए कि एटलीस्ट जो फाइनेंशियल कंट्रोल्स है उसके ऊपर ऑडिटर को रिपोर्ट करना है। तो अकॉर्डिंगली कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर, सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर ऑडिटर के ऊपर एक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इंसर्ट कर दिया दैट ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट वेदर द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स इज इफेक्टिव। ऑडिटर को क्या करना है, रिपोर्ट करना है कि जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स हैं वो इफेक्टिव है कि नहीं। मतलब कंपनीज एक्ट के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। पहले स्टैंडर्ड्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड था, लेकिन फिर बाद में नीड फील हुई कि जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स है, फाइनेंशियल एक्सपेक्ट्स के अंदर, तो उस कंट्रोल को आइडेंटिफाई करना जरूरी है और ऑडिटर की रिपोर्टिंग वहां पे मैंडेटरी करना जरूरी है। तो इंटरनल कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आईएफसी का कॉन्सेप्ट लेकर आ गए, राइट, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का कॉन्सेप्ट लेकर आ गए। सबसे पहले ये कहा गया कि जो डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट होता है, जो डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट होता है सेक्शन 134, उसके अंदर डायरेक्टर्स लिखेंगे कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करना हमारी जिम्मेदारी थी और हमने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट किया है। लिस्टेड कंपनीज के ऊपर, लिस्टेड कंपनीज के केस में वो एक मैंडेट लाया गया, राइट। तो लिस्टेड कंपनीज के केस में एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट लाई गई कि डायरेक्टर्स को अपने डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में लिखना होगा कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम डिवाइस करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है। उसके बाद इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को डिफाइन कर दिया कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल होता क्या है। तो अभी हमें इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का भी डेफिनेशन देखना है। और उसके बाद सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर कह दिया कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स है वो इफेक्टिव है या नहीं है। क्लियर है, ये कह दिया कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको रिपोर्ट करना है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स इफेक्टिव है या नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर हम इंटरनल कंट्रोल्स एंड इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की बात करें तो इसका रेफरेंस अपने को काफी जगह देखने को मिलता है। ऐसे 315 के अंदर इंटरनल कंट्रोल को डिफाइन किया है। ऐसे 315 के अंदर यह कहा है कि ऑडिटर को क्या करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग लेना चाहिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में। ऐसे 330 के अंदर यह कहा है कि बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ही हैज टेकन अपॉन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, उसको अपने प्रोसीजर्स डिसाइड करने चाहिए। ऐसे 265 के अंदर यह कहा है कि अगर ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में डेफिशिएंसी दिखाई देती है तो दो स्टेज ऑफ गवर्नेंस को कम्युनिकेट करना चाहिए। और फिर कंपनीज एक्ट के अंदर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। डेफिनेशन मोटा मोटी सेम है बट थोड़ा सा वो एक लेंथी डेफिनेशन है बिकॉज वहां पे फाइनेंशियल चीजों के बारे में ज्यादा इलाबोरेशन है, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट के अंदर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, आईएफसी को डिफाइन कर दिया, बोला कि सेक्शन 134 में डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में डायरेक्टर्स लिखेंगे कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करना हमारी जिम्मेदारी है। और 143 सब सेक्शन 3 के ऊपर ऑडिटर को भी रिपोर्ट करना पड़ेगा कि भाई वी हैव रिपोर्टेड अपॉन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। तो कुल मिलाकर अगर हम ऑडिट रेफरेंसेस की बात करें, एक बार ये ऑडिट रेफरेंसेस देख लेते हैं फिर हम लोग आईएफसी के डेफिनेशन में जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग ये ऑडिट रेफरेंसेस की बात करें तो ऐसे 315 के अंदर अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड इट्स एंटिटी ये दिया हुआ है, साथ में डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल भी दिया है, प्लस ऐसे 330 के अंदर रिस्पॉन्सेस की बात करी है।
फिर उसके बाद ऐसे 265 के अंदर कहा है ऑडिटर शुड कम्युनिकेट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू दोस्त एज गवर्नेंस, और उसके बाद आईएफसी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो सेक्शन 134 सब सेक्शन 5 क्लॉज 3 में कहा है कि लिस्टेड कंपनीज के केस में डायरेक्टर्स को डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में लिख के देना होगा कि वे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, और फिर वहां एक्सप्लेनेशन के अंदर आईएफसी डिफाइन भी किया उन्होंने। और फिर 143 सब सेक्शन 3 में कहा है कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इफेक्टिव है कि नहीं। इसको ना इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी कहते हैं, आईसी ओवर एफआर कहते हैं इसको, इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, राइट। तो दिस आर द ऑडिट रेफरेंसेस। अब देखना इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन बहुत सिमिलर है, खाली यहां पे आप लॉजिकली सोचो, फाइनेंशियल रिस्पेक्ट में चीजें ऐड कर दी गई हैं कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स भी क्या है, पॉलिसीज है, प्रोसीजर्स है जिसको मैनेजमेंट ने डिजाइन किया है, अगेन जिसका ऑब्जेक्टिव है रीजनेबल एश्योरेंस देना रिगार्डिंग। लेकिन फाइनेंशियल एक्सपेक्ट्स में अगर हम बात करें, फाइनेंशियल टर्म्स में बात करें, तो हमारा सबसे बड़ा कंसिडरेशन होता है फ्रॉड, कि ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, सत्यम के अंदर, जहां पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिविएट हो गया, कंट्रोल्स तो थे बट कंट्रोल्स फेल हो गए, तो वहां पे क्या हो गया, मेजर फ्रॉड्स सामने आ गए और काफी सारे यूजर्स का नुकसान हो गया, काफी सारे स्टेक होल्डर्स का नुकसान हो गया। पीएनबी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड निकल के आ गया, किंगफिशर जैसे ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड निकल के आ गया। तो कहीं ना कहीं जब फाइनेंशियल टर्म्स में बात हो रही है तो कंट्रोल्स के अंदर सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट पॉइंट होता है फ्रॉड, तो प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स का पॉइंट ऐड कर दिया। फिर हर कंपनी की अपनी इंटरनल पॉलिसीज होती है, तो वो जो पॉलिसीज हैं वो कंप्लाई होने चाहिए, वो वाला पॉइंट ऐड हो गया। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो टाइमली प्रिपेयर हो, उसके रिस्पेक्ट में एक दो पॉइंट्स और ऐड कर दिए, जैसे कि एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, राइट। तो आप देखोगे कि आईएफसी का डेफिनेशन भी लगभग सेम ही है, खाली स्लाइट मॉडिफिकेशन है। जैसे यहाँ पे आईएफसी का डेफिनेशन में बोला है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अडॉप्टेड बाय द कंपनी फॉर इंश्योरिंग कि फ्रॉड ना हो, सबसे बड़ा कंसिडरेशन वो है। सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स ऊपर भी था, यहाँ भी है। रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऊपर भी था, यहाँ भी है। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ बिजनेस ऊपर भी था, यहाँ भी है, खाली लिखने का तरीका बदल गया है, ठीक है। तो लगभग सेम ही है, खाली वो 2-3 पॉइंट्स का एडिशन है आईएफसी के डेफिनेशन पे, और वो जो कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन वाला पॉइंट था ना, वो आईएफसी के डेफिनेशन में नहीं आता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अगर वो इंटरनल कंट्रोल का डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछ रहा है तो आपको अलग लिखना है, आपको कारो लिखना है। और अगर आईएफसी का डेफिनेशन आपसे पूछा जा रहा है तो वो डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, फ्रॉड वाला पॉइंट ऐड हो जाता है, एडहेरेंस टू कंपनी पॉलिसीज, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऐड हो जाता है, कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन वाला पॉइंट हट जाता है। तो टेक्निकली फॉर द पर्पस ऑफ राइटिंग द डेफिनेशन इन द एग्जाम आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और इसको याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। जो कंपनी का डायरेक्टर है उसने क्या किया है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग आईएफसी, और आपको पता है कि वो कंपनी का जो डायरेक्टर है उसने वो जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किया है वो किसके लिए किया है, उसने सिर्फ और सिर्फ वो जो कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किया है ना वो पारो के लिए किया है। किसके लिए किया है? पारो के लिए किया है। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक लड़की है पारो, और वो पारो से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि पारो उसके साथ फ्रॉड करे, पारो उसे छोड़ के जाए, और सिर्फ पारो के लिए उसने सारे आईएफसीज इंप्लीमेंट करे हैं। तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स क्या हो गया, जिसका डेफिनेशन सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी के एक्सप्लेनेशन में दिया है। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अडॉप्टेड बाय द कंपनी फॉर एंश्योरिंग पारो, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अडॉप्टेड बाय द कंपनी फॉर एंश्योरिंग पारो। व्हाट इज पारो? पी से प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स, ए से, ए थोड़ा भारी है, पारो का ए थोड़ा भारी है, दैट इज ए से एसेट, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, ए से एडहेरेंस टू कंपनी पॉलिसीज, ए से एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो ए से क्या हो गया? एसेट, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, ए से क्या हो गया? एडहेरेंस टू कंपनी पॉलिसीज, एंड ए से क्या हो गया? एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। फिर आर से क्या हो गया? रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दैट इज टाइमली प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड ओ से क्या हो गया? ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, की बिजनेस अच्छे से चलता रहे। तो अगर आपसे आईएफसी का कोई डेफिनेशन पूछेगा या फिर आपसे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में कोई पूछेगा, तब आप दोनों सिचुएशन में लिखकर आओगे कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स मतलब वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो कि कंपनी ने अडॉप्ट किया है, जो कि क्या किया है? कंपनी ने अडॉप्ट किया है। अगर आप इंटरनल कंट्रोल का डेफिनेशन देखेंगे तो वहां मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी अदर पर्सनल वर्ड यूज किया हुआ था और फिर बोला था टू गिव रीजनेबल एश्योरेंस रिगार्डिंग कारो। अगर आप आईएफसी का डेफिनेशन देखोगे तो यहां बोला है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो कि कंपनी ने अडॉप्ट किया है फॉर एंश्योरिंग पारो। पारो कारो लिखने के लिए नहीं है, सिर्फ याद रखने के लिए है। तो एग्जाम में सिर्फ पॉइंट्स लिखेंगे, पारो कारो नहीं लिखेंगे, राइट। तो पी से क्या हो गया? प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स। ए से क्या हो गया? दैट इज एसेट, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स। ए से क्या हो गया? एडहेरेंस टू कंपनी पॉलिसीज। ए से क्या हो गया? एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स।
आर से क्या हो गया, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दैट इज टाइमली प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट दे हैव रिटन, एंड ओ से हो गया ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, राइट। अगर आपसे कोई पूछता है आईएफसी ओवर एफआर, तो वहां पे आप 143 सबसेक्शन 3 का रेफरेंस भी लिखकर आओगे कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इफेक्टिव है कि नहीं है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। अब देखिएगा, अगर आपसे कोई ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स पूछ ले या फिर बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स लिख ले, तो इंटरनल कंट्रोल्स और आईएफसी के डेफिनेशन में मिला जुला कर जो पॉइंट्स बनता है ना, आप सारा लिख के आ सकते हो। फॉर एग्जांपल बेनिफिट्स क्या है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के, तो इंटरनल कंट्रोल्स में जो कारो वाले पॉइंट्स आप लिख सकते हो। कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन बेनिफिट है, एडहेरेंस टू कंपनी पॉलिसीज बेनिफिट है, एसेट सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स बेनिफिट है, राइट, टाइमली प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेनिफिट है, ऑर्डरली एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस हमारा बेनिफिट है, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स हमारा बेनिफिट है, प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स हमारा बेनिफिट है, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमारा बेनिफिट है। तो अगर आपसे कोई बेनिफिट पूछ रहा है आईसी के बारे में या फिर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के बारे में, आप दोनों के मिला के पॉइंट्स लिख सकते हो। अगर कोई ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल पूछ रहे हैं, तो यही ऑब्जेक्टिव भी हो गया, कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, एसेट सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस, यही हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव भी बन गया। आप देखोगे कि ऑब्जेक्टिव में लगभग यही है, बस एक दो पॉइंट उन्होंने नया दिया हुआ है कि ट्रांजैक्शंस ऑथराइज्ड है कि नहीं, टू एंश्योर सेफ डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। तो पॉइंट्स यही है, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके दिया हुआ है। आपसे कोई ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल पूछे तब भी आप ये लिख सकते हो, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएफसी पूछे तब भी आप लिख सकते हो, अगर आपसे बेनिफिट्स पूछे तब भी आप लिख सकते हो। ये जो मतलब है इसी को ऑब्जेक्टिव और बेनिफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी एडिशनल पॉइंट्स भी बुक में दिया है, तो 4 पॉइंट यहां से उठा लिए, 4 पॉइंट बुक से उठा लिए, 8 पॉइंट बन गया मेरा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज है। So I believe the definition of internal control is simple. The definition of internal financial control is simple. And साथ ही साथ ऑडिट रेफरेंसेस आर आल्सो सिंपल एंड इट इज क्लियर। तो आई बिलीव सारे डेफिनेशंस क्लियर हो गए हैं, दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गया कि इंटरनल कंट्रोल क्या है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स क्या है, और साथ ही साथ ये जो ऑडिट रेफरेंसेस का पॉइंट है ये भी हमारे लिए क्लियर हो गया। तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं करा है। मैं ज्यादा टाइम नहीं देने वाला हूँ, यू कैन जस्ट पोज द वीडियो एंड देन यू कैन नोट इट डाउन, और यू कैन टेक द पिक्चर एंड देन विल कंटिन्यू अहेड। तो अब हमने इंटरनल कंट्रोल समझ लिया, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल समझ लिया, राइट, उसका ऑब्जेक्टिव समझ लिया, ये भी समझ लिया कि भाई इंटरनल कंट्रोल्स कितनी अच्छी चीज़ है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स कितनी अच्छी चीज़ है, और उससे ऑर्गेनाइजेशन को कितना फायदा होता है। एज ए ऑडिटर्स हम इंटरनल कंट्रोल्स पे कितना ज़्यादा रिलाई करते हैं। लेकिन आप एक चीज़ बताना यार, इतना सारा कंट्रोल्स एंटिटी ने लगा दिया, इतना सारा कंट्रोल्स एंटिटी ने लगा दिया, उसके बाद भी क्या वो हमें एब्सोल्यूट एश्योरेंस देता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई फ्रॉड नहीं है? तो यार अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमें एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे रहा होता कि एंटिटी में फ्रॉड नहीं है, तो ऑडिट की तो जरूरत ही नहीं होती ना। इंटरनल ऑडिट कराया जाता है स्पेशली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करने के लिए। स्टैट ऑडिटर्स के ऊपर भी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है कि आपको भी चेक करना पड़ेगा कि इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव है कि नहीं।
तो इंटरनल कंट्रोल्स भी क्या है, भले ही इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितने भी अच्छे हों, बट इंटरनल कंट्रोल्स सिर्फ रिजनेबल एश्योरेंस दे सकते हैं। भले ही इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितने भी अच्छे हों, फिर उसके बाद भी क्या होगा कि इंटरनल कंट्रोल सिर्फ रिजनेबल एश्योरेंस से दे पाएंगे, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाएंगे। जैसे कि हमने हिरण्य कश्यप के एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि यार ना दिन में मरूं, ना शाम को मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम को मरूं, ना दैत्य से मरूं, ना भगवान से मरूं, बट उसके बाद भी भगवान विष्णु ने उस कंट्रोल का क्या निकाल लिया, लिमिटेशन निकाल लिया। रावण ने कितने अच्छे कंट्रोल्स निकाल रखे थे, फिर भी वो लंका दहन कर दिया। अगर मॉडर्न जमाने की बात करें तो आपको क्या लगता है यार कि पंजाब नेशनल बैंक इतना बड़ा बैंक है, उनके कंट्रोल्स अच्छे नहीं थे क्या? बहुत अच्छे कंट्रोल्स थे, बट वो कंट्रोल्स फेल हो गए, पीएनबी में इतना बड़ा फ्रॉड निकल के आ गया। सत्यम जैसी ऑर्गेनाइजेशन, कितने सारे कंट्रोल्स थे, बट कहीं ना कहीं कंट्रोल में कमियां थी, कहीं ना कहीं कुछ मैनिपुलेशंस हुआ मैनेजमेंट के द्वारा, जिसकी वजह से वो कंट्रोल सिस्टम्स फेल हो गए। तो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के लिमिटेशंस क्या क्या हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के लिमिटेशंस क्या क्या हैं और क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकता है। तो द आंसर इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस कभी नहीं दे सकता है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपको सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता है। इन अदर वर्ड्स में कह सकता हूं कि भैया इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा भी हो, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितना भी अच्छा हो, उसकी वजह से कंट्रोल रिस्क कम हो सकता है, कंट्रोल रिस्क जीरो कभी भी नहीं होता। कंट्रोल रिस्क तो थोड़ा बहुत रह ही जाता है, कंट्रोल रिस्क जीरो कभी भी नहीं होता। तो डज द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम गिव यू एब्सोल्यूट एश्योरेंस? द आंसर इज नो। द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैन नेवर गिव यू एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चाहे जितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चाहे जितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, कुछ ना कुछ कंट्रोल रिस्क तो रह ही जाता है। और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के कुछ अपने लिमिटेशंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स लेके समझो, एकदम चुटकियों में याद हो जाएगा तुमको लिमिटेशंस। जैसे सत्यम का कितना अच्छा कंट्रोल था, सत्यम ऑर्गेनाइजेशन जो थी कितना अच्छा कंट्रोल था सत्यम में, बट कितना बड़ा स्कैम निकल के आ गया सत्यम में, कितना बड़ा फ्रॉड निकल के आ गया। क्यों? मिस्टर राजू जो मैनेजमेंट में थे, जिनको पावर्स दी हुई थी, वहां उन्होंने खुद ही मैनिपुलेट करा। तो यार अगर मैनेजमेंट ही चीजों को मैनिपुलेट करने लग जाए तो कंट्रोल्स तो कितने भी अच्छे हों, फेल होना उनका निश्चित है। मिस्टर राजू के पास क्या था? ऑथोरिटी था ना, पावर था। मिस्टर राजू ने क्या किया? खुद ही उस ऑथोरिटी को अब्यूज करा, खुद ही उस ऑथोरिटी का गलत फायदा उठाया। सो इन दैट सिचुएशन कंट्रोल्स कितने भी अच्छे हों, वहां पे कंट्रोल्स तो फेल ही हो जाएंगे। जिस बंदे को आपने ऑथोरिटी दे रखी है, अगर वही ऑथोरिटी को अब्यूज करे तो वहां पे कंट्रोल्स तो फेल हो ही जाएंगे। एज इकोनॉमी आप देख लो, हमारे कंट्री में कितने भी कंट्रोल्स हो, अगर पीएम खुद कंट्रोल को अब्यूज करने लग जाए तो वो कंट्रोल्स किसी काम के नहीं है। आपके घर के अंदर आपने पैसे को तिजोरी में छुपा रखा है आपके फादर ने, बट आपके फादर खुद ही क्या कर रहे हैं? छुप छुप कर उस पैसे को निकाल रहे हैं। तो इन दैट सिचुएशन वो कंट्रोल किसी काम के नहीं है। मिस्टर राजू खुद ही अपने ऑथोरिटी को अब्यूज कर रहे थे सत्यम में, तो वो कंट्रोल किसी काम का नहीं था। तो अब सत्यम के एग्जांपल्स लो, आपको लिमिटेशंस निकल के आएगा कंट्रोल का। पीएनबी में क्या हुआ? पीएनबी में अगर आपको पता होगा कि एम्प्लॉइज का ना आउटसाइडर्स के साथ कॉल्यूजन हो गया था, तो प्रैक्टिकली अगर कंपनी के एम्प्लॉइज आपस में मिल जाएं या कंपनी के एम्प्लॉइज आउटसाइडर्स के साथ मिल जाएं, तो कंट्रोल्स कितने भी अच्छे हों वो फेल हो जाएंगे। जैसे कि आपको डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी दिखाई देगा कि बिग बाजार है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, मेटल टाइप डिटेक्टर्स है, सब कुछ है, लेकिन सोच के देखो अगर हर कोई मिल जाए, जो बंदा मेटल टाइप डिटेक्टर लगा रहा है उसने पहले मेटल टाइप डिटेक्टर लगाया ही नहीं। सीसीटीवी कैमरा जहां से सुपरवाइज किया जा रहा है, उस बंदे ने कुछ टाइम के लिए सीसीटीवी कैमरा ऑफ कर दिया, फिर एक बंदे ने शर्ट्स उठाए और फिर बाहर जो गार्ड है उसने एग्जिट दे दिया। तब सोच के देखो कि जैसे ही चार डिपार्टमेंट्स मिल गए तो वो जो पूरा का पूरा कंट्रोल था डिपार्टमेंटल सिस्टम का वो फेल हो गया। बिकॉज आप जब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज भी करते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, विच इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, तो आपको ये अजम्पशन नहीं होता कि चारों के चारों फ्रॉड कर देंगे, या जितने लोगों के साथ सेग्रीगेशन, जितने लोगों को पावर्स डिवाइड कर रहे हैं सब लोग मिलकर फ्रॉड कर देंगे। अगर वो सब मिलकर फ्रॉड करने लगे तो फिर कंट्रोल्स फेल होना ही है। इनफैक्ट रावण क्यों मरा था? सच ए पावरफुल गाय, बिकॉज कहीं ना कहीं उसका खुद का जो भाई था विभीषण, उसने खुद ही रावण के सीक्रेट्स क्या कर दिया? रिवील कर दिया। मतलब घर का ही आदमी आउटसाइडर के साथ मिल गया, घर का बेदी लंका ढाए, तो वहां पे कंट्रोल फेल हो गया। क्लियर है? तो ऑल दिस आर एग्जांपल्स कि कंट्रोल्स के लिमिटेशंस क्या क्या हो सकते हैं। कि एम्प्लॉयज के बीच अगर कॉल्यूजन हो गया, या एम्प्लॉयज आउटसाइडर्स के साथ मिल गए, या मैनेजमेंट खुद ही क्या कर रही है? चीजों को मैनिपुलेट कर रही है, या फिर जिस बंदे को ऑथोरिटी दिया है आपने, उसी वही बंदा क्या कर रहा है? ऑथोरिटी को अब्यूज कर रहा है। तो ये क्या है? कंट्रोल का सारा लिमिटेशन है। प्लस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता, ये भी एक लिमिटेशन है। और ऐसा भी हो सकता है यार, ये तो हम सारा बिल्कुल एविल एंगल से सोच रहे हैं कि गलत हुआ है, एम्प्लॉयज ने मिलकर फ्रॉड किया है, मैनेजमेंट ने गलत किया है, जिसके पास ऑथोरिटी है उसने अब्यूज करा है।
एक कॉमन सी चीज भी हो सकती है यार कि जिस बंदे को मेटल डिटेक्टर तुमने लगाने का काम दिया था वो मेटल डिटेक्टर लगाना ही भूल गया। कभी कभी अपन घर से बाहर निकलते हैं तो अनइंटेंशनली क्या होता है कि अपन ताला लगाने ही भूल जाते हैं। तो ह्यूमन एरर भी तो हो सकता है कि इंसान से गलती हो गई, इंसान तो गलतियों का पुतला है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन किसने किया है? इंसान ने किया है, ह्यूमन बींग्स ने किया है, और इंसान तो गलतियों का पुतला है। सो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इस तरीके से कंट्रोल्स के काफी सारे लिमिटेशंस निकल सकते हैं। जो स्मॉलर एंटिटीज होती है, छोटी एंटिटीज होती है, तो उन स्मॉल एंटिटीज के लिए सारा कंट्रोल लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे हमने एग्जांपल लिया था वो स्मॉल राशन शॉप का, पप्पू के दुकान का, क्योंकि भाई उनके केस में क्या होगा कि अगर वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट कर भी देंगे तो वो जो कॉस्ट इंकर होगा ना कंट्रोल्स लगाने का, दैट विल एक्चुअली ओवरराइड द बेनिफिट, तो वो भी एक लिमिटेशन है। क्लियर है? तो दोज आर द लिमिटेशंस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके काफी सारे पॉइंट्स बनकर निकल के आते हैं, जैसे कि कॉल्यूशन अमंग एम्प्लॉइज, या फिर कॉल्यूशन बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड द आउटसाइडर्स, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया पीएनबी का। मैनिपुलेशंस बाय द मैनेजमेंट, अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया सत्यम का। ह्यूमन जजमेंट ऑब्लिक एरर्स, दैट इज अगेन वन ऑफ द लिमिटेशंस। इंटरनल कंट्रोल्स प्रोवाइड ओनली रीजनेबल एश्योरेंस, इंटरनल कंट्रोल्स तो सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। कंट्रोल्स रेलिवेंट टू ऑडिट, कभी कभी क्या होता है कि सारे कंट्रोल्स ऑडिट के लिए रेलिवेंट ही नहीं होते, तो वो भी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशंस विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एंटिटीज, लिमिटेशंस विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एंटिटीज, कि जो स्मॉल एंटिटीज हैं उनके लिए कॉस्ट कंसिडरेशन होता है कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करते वक्त, सो दैट इज अगेन लिमिटेशन। एक यहां पे एक लिमिटेशन आप और ऐड कर सकते हो, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस। देखो कभी भी कंट्रोल्स जब इंप्लीमेंट किया जाता है ना, तो वो यूजुअल ट्रांजैक्शन को ध्यान में रखते हुए ही इंप्लीमेंट किया जाता है। कभी भी हम अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस के बारे में नहीं सोच पाते। फॉर एग्जाम्पल सीसीटीवी कैमराज लगाइए, ये सोच के लगाना कोई बंदा चोरी करेगा तो दिखाई देगा। किसी के पास मिस्टर इंडिया की घड़ी हाथ में आ गई और वो दिखाई नहीं दे रहा, सीसीटीवी कैमरा उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो कंट्रोल तो फेल हो जाएगा। जितने भी हेल्थ सेक्टर के अंदर हमारे देश के अंदर कंट्रोल्स लगा था, बैट्स लगा था, वो सब नॉर्मल हेल्थ सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए बना लगा था। किसने सोचा था कि 100 साल में एक बार एक ऐसी महामारी आएगी, कोरोना वायरस, जिसकी वजह से पूरा हेल्थ सिस्टम त्राही त्राही हो जाएगा, सारे बैट्स कम पड़ जाएंगे, बिकॉज वो एक अनयूजुअल सिचुएशन था जिसके बारे में किसी ने प्रेडिक्ट ही नहीं किया था। तो अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस ये भी एक रीजन हो सकता है, ये भी एक लिमिटेशन का कॉज बन सकता है। तो आप लॉजिकली याद कर सकते हो। देखो पॉइंट्स दिखने में आपको 8 दिख रहे होंगे, लेकिन बहुत ईजी है, बहुत लॉजिकल है। कॉल्यूशन अमंग एम्प्लॉइज, जैसे हमने पीएनबी के एग्जांपल लिया, डिपार्टमेंटल स्टोर्स का एग्जांपल लिया, मैनिपुलेशंस बाय द मैनेजमेंट, अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, फिर ह्यूमन जजमेंट ऑब्लिक एरर्स, फिर इंटरनल कंट्रोल्स तो सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस से दे सकता है, कंट्रोल्स रेलिवेंट टू ऑडिट, लिमिटेशंस विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एंटिटीज, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस। तो आप एग्जांपल्स के थ्रू याद कर सकते हो, या फिर मैं आपको एक निमोनिक भी दे देता हूं, अच्छा एक फॉर्मूला भी दे देता हूं, आपकी मर्जी है कि आपको कैसे याद रखना है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की क्या लिमिटेशन है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की क्या लिमिटेशन है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का ये लिमिटेशन है कि पूरा का पूरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ना हाई कोर्ट के अंदर पूरा का पूरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ना सीए के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब तुम ये छोड़ के चले जाओगे, अगर सीए छोड़ के चला गया ना तो हाई कोर्ट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फेल हो जाएगा। तुम ये याद रखो कि अगर सीए छोड़ के चला गया तो हाई कोर्ट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फेल हो जाएगा, सिर्फ याद कराने के लिए है, दिल में मत लेना। तो सीए तुम हाई कोर्ट मत छोड़ना। फॉर्मूला क्या बन गया सर? सीए तुम हाई कोर्ट मत छोड़ना, सीए तुम हाई कोर्ट मत छोड़ना, सीए तुम हाई कोर्ट मत छोड़ना। सो सी से क्या हो गया? सी से हो गया यहां पे कॉल्यूजन अमंग एम्प्लॉइज, या फिर कॉल्यूजन अमंग एम्प्लॉइज एंड आउटसाइडर्स। ए से हो गया यहां पे अब्यूज ऑफ ऑथोरिटी, क्या हो गया? अब्यूज ऑफ ऑथोरिटी। फिर टी से हो गया यहां पे ट्रांजैक्शंस विच आर अनयूजुअल, ट्रांजैक्शंस विच आर अनयूजुअल। फिर एम से हो गया यहां पे मैनिपुलेशंस बाय द मैनेजमेंट, क्या हो गया? मैनिपुलेशंस बाय द मैनेजमेंट। उसके बाद अच्छा एम तो अभी आया नहीं है, बाद में आएगा, छोड़ो, क्योंकि तुम का सिर्फ टी ही हमने लिया है। हाई कोर्ट मत छोड़ना, तो एच से हो गया ह्यूमन एरर्स। सी से हो गया कंट्रोल्स रेलिवेंट टू ऑडिट, कंट्रोल्स रेलिवेंट टू ऑडिट,
या फिर आप बोल सकते हो कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कि स्मॉल एंटिटीज के लिए इंटरनल कंट्रोल्स इतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, स्मॉल एंटिटीज के लिए इंटरनल कंट्रोल इतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। और एम से हो गया मैनिपुलेशंस बाय द मैनेजमेंट, एम से हो गया मैनिपुलेशंस बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, और ए से आप याद एक और पॉइंट याद रख सकते हो कि यहां पे जो एश्योरेंस मिलता है वो सिर्फ रिजनेबल एश्योरेंस मिलता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं मिलता है। तो अगेन यू कैन रिमेंबर लॉजिकली, यू कैन रिमेंबर बाय द फॉर्मूला, इंटरनल कंट्रोल्स का क्या लिमिटेशंस है, सी ए तुम हाई कोर्ट मत छोड़ना, दैट इज सी फॉर कॉल्यूजन अमंग एम्प्लॉइज, ए फॉर अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, ए फॉर एश्योरेंस दैट इज रीजनेबल एश्योरेंस, टी फॉर ट्रांजैक्शंस व्हिच आर अनयूजुअल, एच फॉर ह्यूमन एरर्स, सी फॉर कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट, सी से कॉस्ट इफेक्टिवनेस, एम से मैनिपुलेशंस बाय मैनेजमेंट। तो ये जरूरी है यार कि आप ये निमोनिक्स को ना बार बार रिपीट करो। जैसे इंटरनल कंट्रोल का डेफिनेशन क्या था, कारो, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल में थी पारो, और इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल में क्या है, सीए तुम हाई कोर्ट मत छोड़ना। तो कारो पारो सीए तुम हाई कोर्ट मत छोड़ना, कारो पारो सीए तुम हाई कोर्ट मत छोड़ना। जाके कम से कम 6 से 7 दोस्तों को फोन करके बताओ, अरे तेरे को पता है कारो कौन है, अरे वो चैप्टर वाला कारो नहीं, इंटरनल कंट्रोल का डेफिनेशन है कारो, C4 A4 R4 O4। अरे तेरे को पता है पारो कौन है, अरे IFC में पारो है, मैं बताता हूँ पारो कौन है। अरे तेरे को पता है सीए तुम हाईकोर्ट मत छोड़ना, जाके अपने घर वालों को सुनाओ, जाकर अपने दोस्तों को सुनाओ, आंखें बंद करके रिकॉल करो, ट्राई टू रिकॉल इट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो क्या होगा, वो दिमाग में फ्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर नाउ वी हैव डिस्कस्ड आईसी, इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, द ऑडिट रेफरेंसेस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। आईएफसी मैंने आपको बताया कि आप लिख सकते हो, इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमने डिस्कस किया, और साथ ही साथ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, राइट। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड फॉर नाउ। आप इतना अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद अगला जो टॉपिक है हम लोग अगले क्लास में देखते हैं।